स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश से संबंधित हमने इसके पहले 2 वीडियो डाल चुका है, जिसमें एक में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और उसके उत्तराधिकार के रूप में आने वाला आराम शाह के बारे में मैंने पूरी जानकारी दिया। उसके बाद मैंने एक दूसरी वीडियो गुलाम वंश से संबंधित डाला, जिसमें इल्तुतमिश और उसके बाद उत्तराधिकार को संभालने वाला रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में मैंने पूरी बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे मैं कक्षा का संचालन करूंगा वो होगा इल्तुतमिश रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर गुलाम वंश की तरह गुलाम वंश से आने वाली भारत की पहली महिला शासिका, पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में सारी बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। हम लोग आज जिस कक्षा के संचालन करेंगे इससे संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस हद तक सवाल पूछे जाएंगे उन सारी बिंदुओं पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। इससे पहले मेरा ये कहना होगा कि चैनल से अभी आप लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग को लेकर के मैं अपनी पूरी हौसलाओं के साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से कंटेंट को उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरा साथ और सहयोग देते चलेंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को उपलब्ध करवाता रहूंगा। मुद्दा जो हम लोगों के सीधे अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। मेरा टॉपिक जो है वो रजिया सुल्तान से संबंधित है, जो 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली की शासिका के रूप में अपने सत्ता का संचालन करती है। ये जो रजिया सुल्तान थी, अगर देखा जाए तो ये इल्तुतमिश की पुत्री मानी जाती है। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और कहा तो ये भी जाता है कि इल्तुतमिश अपने जीते जी ही रजिया को उत्तराधिकार घोषित करने का इसने क्या किया था, घोषित किया था कि हमारे मरने के बाद जो दिल्ली सल्तनत की अगले शासक के रूप में आएगी वो होगी रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान को इतने आसानी से सत्ता नहीं मिल पाया। काफी ज्यादा संघर्षों को झेलने के बाद रजिया गुलाम वंश की शासिका के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठती। कहा जाता है कि इल्तुतमिश इसके बारे में इस हद तक काम कर चुका था कि जो सिक्के उसने चलवाया था उन सिक्कों पे रजिया का नामांकन करवाया था। कहीं न कहीं ये बात साबित होता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की होने वाली उत्तराधिकारी थी। लेकिन रजिया सुल्तान को उत्तराधिकार के रूप में बनने के लिए तमाम सारे संघर्षों को झेलना पड़ता। उन संघर्षों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रजिया अपने शासिका बनने के लिए उसने न्याय की गुहार किया था और न्याय की गुहार जो की थी वो उस समय लाल वस्त्र के कपड़े को पहनकर अगर राज दरबार में कोई महिला निकलती थी तो ऐसा माना जाता था कि इस महिला के ऊपर कोई समस्याएं हैं, उस समस्या के निपटान के लिए जो वहां की कमेटी या होती थी वो उस पे विचार विमर्श करती थी। रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन करके न्याय की गुहार करती है और इसके गुहार की सुनवाई करता है कौन? वो दिल्ली की अमीर जनता जो थी, दिल्ली के जो अमीर लोग थे और दिल्ली की जो जनता थी, इन्हीं लोगों का सहयोग लेती है और सहयोग लेने के बाद दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया गद्दी को सुशोभित कर लेती है। गद्दी पर बैठने के बाद देखा जाए तो रजिया के समक्ष तमाम सारी कठिनाइयां आती हैं और बहुत सारे प्रबल विरोधी भी तैनात हो जाते हैं। उन तमाम सारे विरोधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो विरोध करने वाले लोग थे वो कोई और नहीं था बल्कि तुर्क सरदार थे, जो रजिया के घोर विरोधी माने जाते हैं। ये घोर विरोधी का काम किए थे। कहा जाता है कि रजिया
इन विरोधों का सामना तो करने के लिए वो करे तो क्या करे, रजिया अपने आप में अपनी शक्ति को और अपनी सम्मान को बढ़ाने के लिए उसने कुछ नए नियम अपने आप से निकाले, जिसके वजह से वो इस बात को बताना चाहते थे कि रजिया केवल महिला है इसलिए शासिका नहीं हो सकती, या महिला होकर के सत्ता का संचालन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई सोच रखता है तो वो गलत है। और इस बात को साबित करने के लिए रजिया क्या करती है, जो पर्दा प्रथा चल रहा था इस पर्दा प्रथा को वो त्याग देती है और अपने शक्ति सम्मान में वृद्धि करने के लिए ही ये काम की थी। पर्दा प्रथा को त्यागने की जो काम किया था वो स्पेशल उसका इंटेंशन यही था कि मैं अपने शक्ति, अपने सम्मान और अपने वैभवशाली भूमिका को निभाने की कोशिश करूंगी। रजिया सुल्तान जो थी उसने किया क्या, उसने पुरुषों की तरह क्या किया, पुरुषों की तरह कुबा यानी कि जो इस्लाम धर्म में लोग कोट पहनते हैं उस तरह की कोट पहनना शुरू कर दे, और कुल्हा जैसे लोग टोपी लगाते हैं ऐसे टोपी लगाए, और खुले चेहरे से कहा जाता है राज दरबार में निकलना शुरू कर देती है। यानी कि नियम को, इस्लाम धर्म के नियमों को पहली बार तोड़ करके एक शासिका रजिया जो आती है वो ये बताना चाह रही है कि मैं महिला हूं इसलिए शासिका नहीं बन सकती। ये आपकी गलतफहमी है, ये लोगों को महसूस कराने की कोशिश करती है। रजिया की इतनी ज्यादा क्रूर भरी नियमें जो थी, जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध दिखाई देता था, इसके कटाक्ष में भी बहुत सारे विरोध किए गए थे और रजिया एक महिला होकर के शासिका बनी थी। इस बात को भी लेकर के बहुत सारे तुर्क सरदार उसके खिलाफ थे ही थे। उन विरोधियों में अगर देखा जाए तो दो ऐसे विरोधी आते हैं जो रजिया की सत्ता को बिल्कुल की बिल्कुल हिला देते हैं, झकझोर देते हैं। उन दो विरोधियों में अगर देखा जाए, विरोधी तो कईयों थे। पहला विरोधी आता है लाहौर का गवर्नर जिसका नाम बताया जाता है कबीर खां। रजिया इसके विद्रोह का सामना करती है और इसके बाद देखा जाए तो 1240 में रजिया स्पेशल निकल रही है अपने ही अख्तादार अल्तुनिया के द्वारा किए गए विरोधों का सामना करने के लिए। जो अल्तुनिया पंजाब के भटिंडा में शासन सत्ता को स्थापित किया था, वही अल्तुनिया रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और रजिया उसके विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं निकल देती है। रजिया जब उसके विद्रोह को दबाने के लिए जा रही है तो रजिया के साथ दो महत्वपूर्ण घटना घटे थे और उसका परिणाम जो निकला था वो तीसरा घटना घटित हुआ था। दो महत्वपूर्ण घटना क्या घटे थे जब रजिया विद्रोह का सामना करने जा रही थी, तो बताया जाता है कि अल्तुनिया के खिलाफ जब रजिया विद्रोह का सामना करने के लिए निकली थी तो रजिया के ही सरदार जो था जिसका नाम मलिक जमालुद्दीन याकूब बताया जाता है, इसकी हत्या कर दिया जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो उसी समय रजिया को बंदी बना लिया जाता है। यानी कि रजिया निकली थी विद्रोह का सामना करने के लिए, तो उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसी का सरदार जो अस्तबल का प्रधान व्यक्ति था उसकी हत्या कर दिया जा रहा है और साथ ही साथ रजिया को बंदी भी बना लिया जाता है। ये दो घटना जो घटित होता है इसके परिणाम में क्या निकलते हैं, रजिया का जो भाई था वही रजिया का भाई यानी कह सकते हैं इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र कह सकते हैं, जिसका नाम बताया जाता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। यानी कि रजिया शासिका से कुछ समय के लिए क्या होती है, हट जाती है। रजिया शासिका से कुछ समय के लिए हटती है और वो हटती क्यों है, क्योंकि रजिया के ही खिलाफ उसके भाई द्वारा ही किया गया षड्यंत्र था। रजिया इसी बात को जब देखती है तो उसे सत्ता को लेने के लिए रजिया करते क्या है, वो इसी अल्तुनिया, जिस अल्तुनिया ने विद्रोह किया था, इसी अल्तुनिया से वो अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेती है अपनी शक्ति और सम्मान में पुनः विस्तार करने के लिए। और कहा जाता है कि रजिया जो थी इस अल्तुनिया से विवाह कर ले और एक बार गद्दी के तरफ फिर अग्रसित होती है, लेकिन उसी का जो भाई था वो इस तरह की घटना को होने नहीं देगा। यानी कि जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था उसने क्या किया, जैसे रजिया और अल्तुनिया का वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है तो उसका भाई जो बहराम शाह था, 13 अक्टूबर 1240 के आसपास की यह घटना है
13 अक्टूबर 1240 के आसपास बहराम शाह ने क्या किया, रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा देता है। और ये हत्या जो करवाया था वो कुछ हिंदू डाकुओं के द्वारा करवाया था। जो हिंदू डाकुओं ने कैथल के समीप देखा जाए तो दोनों रजिया और उसके हस्बैंड अल्तुनिया दोनों की हत्या कर देते हैं। और हत्या होने के बाद अगर देखा जाए तो भारत में की गद्दी पर मुस्लिम साम्राज्य से आने वाली पहली महिला शासिका जो रजिया सुल्तान थी, उसकी सत्ता यहीं समाप्त हो जाता है। रजिया के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है दिल्ली की पहली महिला शासिका के रूप में होने वाले थे। और इतिहासकारों का ये भी कहना था कि रजिया के जीवन का असफलता का सबसे बड़ा जो कारण था वो केवल और केवल उसके महिला होने का था। यदि रजिया महिला ना होती तो शायद दिल्ली का इतिहास कुछ और होता। ये बात इतिहासकारों के द्वारा खुद कहा गया है, क्योंकि रजिया के महिला होने के नाते ही उसके समक्ष बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां चली आती हैं। और तमाम सारी चुनौतियों के सामना करने के बाद भी देखा जाए तो अंततोगत्वा रजिया की देहावसान हो जाता है। सत्ता को बहुत दिन तक संचालित नहीं कर पाती है। यानी कि 1236 में बैठी हुई साम्राज्य की शासिका जो साम्राज्य की बागडोर को संचालित कर रही थी रजिया, वही 1240 में अपने भाई के षड्यंत्र के द्वारा मार दी जाती है। यानी कि देखा जाए तो रजिया के बारे में हम कह सकते हैं, इतिहासकारों ने कहा है कि रजिया का स्त्री होना ही उसके असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सुन्नी और शिया जो इस्लाम धर्म मैंने पढ़ाया था तो बताया था हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद अगर देखा जाए तो जो खलीफा का पद आया था, जो चौथे नंबर के खलीफा आते हैं स्पेशल हजरत मोहम्मद साहब जी के जो दामाद थे अली हुसैन, उन्हीं के नेतृत्व तक जाते जाते इस्लाम धर्म मैंने बताया था 2 वर्गों में विभक्त हुआ था। मैंने इस्लाम धर्म टॉपिक को पढ़ाया, उदय और विकास अगर नहीं देखे हो तो वीडियो को देख के वहां से आप समझ सकते हैं। यानी कि अली हुसैन के समय जो सुन्नी और शिया 2 मत निकले थे इस्लाम में, ये दोनों सुन्नी और शियाओं के बीच विद्रोह की स्तर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता को लेके जो विद्रोह हुए थे, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक विवाद जो हुए थे सुन्नी और शियाओं के बीच, वो सबसे ज्यादा रजिया के शासनकाल के दौरान देखे जाते हैं। ये सब के सब सवाल आपके पूछे गए हैं। सारी कंटेंट को आप उपलब्ध रखते हुए इनको एकदम आप याद करते हुए चलिएगा। रजिया सुल्तान के मरने के बाद देखा जाए तो शासन की बागडोर में कई छोटे छोटे ऐसे राजा आएंगे। बहराम शाह के बाद देखा जाए अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद देखा जाए तो नसीरुद्दीन महमूद आता है। और नसीरुद्दीन महमूद के बाद आता है बलबन आता है। यानी कि 1240 में देखा जाए तो रजिया मरती है और 1240 से लेकर के 1266 तक, इस समय तक रजिया के ही द्वारा आए हुए उसके भाई, उसी वंश से जुड़े हुए तमाम छोटे छोटे राजा हुए, चाहे बहराम शाह हो, चाहे अलाउद्दीन मसूद शाह हो, चाहे नसीरुद्दीन महमूद हो, ये 1240 रजिया के मरने के बाद 1266 तक सत्ता की बागडोर को संचालित करते हैं। लेकिन बहुत खास इतिहास इनके कुछ नहीं मिलती है, क्योंकि असल में देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप में ये शासक थे ही नहीं। 1266 में देखा जाए तो जो इलवारी वंश चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और 1266 में शुरू हो जाता है बलबनी वंश। यानी 1266 में एक नए वंश का राजा गुलाम वंश की सत्ता की बागडोर को संचालित करता है, जिसका नाम बताया जाता है बलबन। और ये बलबन चलता है 1266 से लेकर के 1287 तक। गुलाम वंशों के बादशाहों में देखा जाए तो आखिरी बादशाह तो ये नहीं था, लेकिन पढ़ाई के नजरिए से देखा जाए तो यही आखिरी बादशाह था। क्योंकि इसके बाद जितने सारे बादशाह आएंगे, छोटे छोटे 2 4 5 और बादशाह आएंगे, लेकिन किसी के बाजू में इतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी जो गुलाम वंश की बनाई गई शान शौकत को संभाल कर रख पाए। यही कारण है कि बलबन के मर जाने के बाद धीरे धीरे गुलाम वंश पतनोन्मुख हो जाता है
और 1286-87 से देखा जाए तो यहाँ से लेकर के लगभग ये 1290 तक जाएगा और 1290 में कंप्लीट गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली पे एक नई वंश परंपरा की शुरुआत होती है जो होता है खिलजी वंश का। यानी कि इसके बाद जब मैं अपनी क्लास को लेके आऊंगा तो आपको स्पेशल बलबन को पढ़ाने वाला हूं और बलबन को पढ़ाने के बाद गुलाम वंश मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इतनी सारी मुद्दों को आप नोट करते चलिए, पूरा लेक्चर वाइज आप देखते चलिएगा, नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। इन बातों को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी मुद्दों को साथ साथ रखते चलिएगा। नोटबुक सुव्यवस्थित रहेगा तभी आपकी पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चल सकती है। तो सारे मुद्दों को नोटबुक बनाते हुए चले, इन सारे मुद्दों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोटबुक साथ साथ बनाते चलिएगा। अगली क्लास में जब मैं मिलता हूं तो मेरी क्लास जो लगेगी वो बलबन के साथ लगेगी और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। हौसलाएं हमारी बढ़ती रहेंगी तो निसंदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण काम करता रहूंगा आप लोगों के साथ। और हर व्यक्ति को काम करने के लिए उसकी हौसलाओं को जगाना सबसे जरूरी बात होता है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग इन सारे मुद्दों को साथ साथ लेकर के नोटबुक बनाते चलेंगे, चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रसारित करते रहेंगे। बाकी मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में बलबन के साथ, तब तक के लिए लेता हूं इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।